हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए एंटीबायोटिक्स। देखो गाइस, इस वीडियो में बेसिक चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक क्या होती है, उसका नाम क्या है, कैसे यूज होता है, डोजेस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब सिंपली मैं बोलना चाहता हूँ कि वो दवाई किस किस मरीज को नहीं दी जा सकती, कितने डोजेज में दी जा सकती है, आईवी फॉर्म है तो कितना डोज देंगे, और इसके अलावा बहुत सारी बहुत बेसिक डिटेल और बहुत सारी बीमारियों में ये इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली एंटीबायोटिक हम लोग बेसिक देखेंगे, वो हमारी एंटीबायोटिक होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन अब होती क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, समझिएगा गाइस, बहुत ही प्रैक्टिकली बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। यह एंटीबायोटिक सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही समझ लो आप कि भैया दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं में काम करेगी, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ऋणात्मक जीवाणु। क्योंकि देखो, बैक्टीरिया दो ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक पॉजिटिव कैटेगरी से और एक नेगेटिव कैटेगरी से। तो ये पॉजिटिव कैटेगरी और नेगेटिव कैटेगरी दोनों को किल करती है ना, दोनों प्रकार के जीवाणु को खत्म करती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा, यह एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या होता है भैया, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फ्लोरा होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी पाचन को अच्छा रखते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं। तो ये दवाइयाँ उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने कई बार सुना होगा कि दवाइयों के कारण किसी साइड इफेक्ट हुआ तो लूज मोशन लग गए, है ना। क्यों लग गए? क्योंकि एंटीबायोटिक कभी कभी अच्छे जीवाणु को भी मार देती है, परंतु सिप्रोफ्लोक्सासिन के पास ये क्वालिटी होती है कि वो गुड फ्लोरा जो कि लैक्टोबैसिलस और भी जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं उनको नहीं मारती है, केवल हानिकारक बैक्टीरिया को ही खत्म करती है। तो ये सबसे इसका प्लस पॉइंट होता है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, ये लाइन समझेगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात यह दवाई बंद कर देने के बाद भी यदि कोई बैक्टीरिया वृद्धि करे तो उसको नष्ट कर देती। यानी कि क्या सिंपली मतलब हो रहा है कि यदि हमने इस एंटीबायोटिक को 5 दिन मरीज को दिया, 5 दिन के बाद बंद कर दिया, और फिर से कोई तुरंत अगर कोई फ्लोरा वृद्धि कर गया, जीवाणु फिर से ग्रो कर गया, तो उसको तुरंत सप्रेस कर देगी, मार देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही लंबे समय तक काम करेगी, है ना, मरीज के अंदर बहुत लंबे समय तक रहती है ताकि अच्छा इफेक्ट मरीज को लगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत सारे नाम से मिल जाएगा, इस नाम का डिस्कस नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक का कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्स के नाम से मिलती है, और भी कई अवेलेबल नाम से, डिफरेंट नाम से अवेलेबल हो जाती है। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ता हूँ इसी एंटीबायोटिक में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूजेस आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, किस किस कंडीशन में उसका यूज होगा, और ये कंडीशन में बता रहा हूँ ना, इनमें इनमें किस बीमारी में कितना डोज देना है, ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला चीज है ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखिएगा गाइस, यदि आपको निमोनिया है, किसी मरीज को निमोनिया होने की प्रॉब्लम है, तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक रामबाण इलाज होगा। ठीक है, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मरीज को लगता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसको ब्लॉक कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो उसके अलावा किडनी इन्फेक्शन, अगर आपको किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई संक्रमण हो गया हो, नेफ्रॉन में अगर कोई संक्रमण हुआ हो, वहाँ पे यूरिन इफेक्टेड हो रही हो, उस कंडीशन में किडनी की कोई भी डिसीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईएनटी डिसीज क्या होती है? ईएनटी मतलब नाक कान की बीमारियां होती है। ईएनटी डिसीज में किसी भी प्रकार की ईएनटी डिसीज अगर है तब भी इसका इस्तेमाल करते हो। ईएनटी डिसीज में डोज थोड़ा हाई रखना पड़ता है, ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन। यदि क्या हुआ, किसी मरीज को क्या हुआ, सेलुलाइटिस हो गया, घाव बन गया, वुंड बन गया, है ना, मवाद वगैरह शरीर में बन रहा हो, लीजन बन गए हो, उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती सिप्रोफ्लॉक्सासिन। याद रखिएगा, घाव को भरने में बहुत जल्दी इफेक्ट करती है और काफी जल्दी रिकवरी देती है। एक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। पेट में यदि आपको कोई संक्रमण हुआ मरीज को, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये गुड फ्लोरा को, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लंबे समय तक असर इसका रहता है, लंबे समय तक ये इफेक्ट करती है। नेक्स्ट होता है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अब आप बोलोगे
बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में कम करती है। अब आप बोलोगे सर यही सबसे अच्छा काम करती है, सब अच्छी चीज़ें और वैसे भी सभी बीमारियों में दी जा रही है, तो फिर हम दूसरी दवाइयाँ दे ही क्यों? ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी हो गई हो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को रेजिस्ट कर दिया हो। अगर आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पढ़ा हो तो आपको याद होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया कभी कभी क्या करते हैं कि सेम मेरे को आज जैसे कि सपोज दैट मुझे आज पेट का कोई इन्फेक्शन है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मुझे आज पेट का सेम इन्फेक्शन है ना, कोई इन्फेक्शन है, और मेरे जैसा एक सेम मरीज है उसको भी एग्जैक्टली इन्फेक्शन है, परंतु ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन मुझे असर कर रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, पर सामने वाला मरीज इस दवाई से, सेम दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है ना, उस शरीर के उसको रेसिस्ट कर देते बैक्टीरिया। कभी कभी ऐसा होता है तो एंटीबायोटिक को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए सेम नहीं कर सकते चीज़ें। कंडीशन यार देखो, मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडीशन बेस्ड चीज़ें समझना पड़ती है कि क्या क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इन इन्फेक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो सिंपल बात है, आईवी इंट्रावीनस डोजेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 400 mg BD यानी कि 400 mg का ये इंजेक्शन जो होता है, ये किन किन को सिवियर, अगर कोई सिवियर लंग इन्फेक्शन है तब भी इस्तेमाल करो आप इसको। 400 mg के डोज में इंट्रावीनस इंजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो, यानी कि रक्त में किसी प्रकार का संक्रमण हो, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया मरीज को, तब भी इसको 400 mg के डोज में इस्तेमाल कर सकते हो। सीवियर स्किन इन्फेक्शन, यदि त्वचा में किसी प्रकार के संक्रमण हो तब इसका इस्तेमाल करो। यदि आपको यूटीआई मरीज को हो गया हो, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी कि किसी मरीज को सर्जरी करते समय किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण हुआ हो, तब सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस की जो क्वांटिटी रहेगी 400 mg में, स्टैंडर्ड डोजेस की बात कर रहा हूँ। डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम उसको हो रही है, उसकी बॉडी कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। वैसे मैं अभी आपको आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताने वाला हूँ। तो आईवी के डोजेस याद रखना, 400 mg हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर मान लीजिए टाइफॉइडल फीवर हुआ है, टाइफॉइडल मरीज को अगर टाइफॉइड हुआ है, तो टाइफॉइड में डोजेस क्या रखना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के, टैबलेट डोज की बात हो रही है यहाँ पे। तो नॉर्मल अगर इन्फेक्शन होगा तो 250 mg, नॉर्मल इन्फेक्शन का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर उसका जो रेशियो है कम आया है, 140 आया है ना, 40 आया है, 80 आया है, अगर ये अगर रेशियो आते हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो अब आप इसका 250 mg में इस्तेमाल करो। अन्यथा सीवियर इन्फेक्शन, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा है, तो इसका जो होगा 500 mg में दिन में 2 बार ये टेबलेट दी जानी चाहिए। बीडी यानी कि दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। ये दोनों स्टैंडर्ड डोजेज है, याद रखिएगा। टाइफॉइड फीवर में इसका जो डोज रहेगा 250 mg नॉर्मल इन्फेक्शन में। अगर आपको लग रहा है मरीज को ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसका विडाल ज़्यादा हाईली रिएक्टिव आया है, तो 500 mg बीडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आता है हमारा यूटीआई। अगर किसी मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितनी क्वांटिटी में दी जानी चाहिए? वो होता है नॉर्मल, यदि इन्फेक्शन हो मरीज को तो 200 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल करो, 250 mg का। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, यूरिन में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया हो मरीज को, उस कंडीशन में आप 500 mg की जो टेबलेट होती है दिन में 2 बार दी जा सकती है। और पेशेंट की सीवियरिटी उसकी कंडीशन पे डिपेंडेड है। बाकी स्टैंडर्ड डोजेज है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, देखिएगा नाम अलग अलग है यहाँ पे, अलग अलग नाम से अवेलेबल हो जाती है, पर ये सेम नाम से यहाँ पे 200 ये 500 mg की टैबलेट है, ये 250 mg की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन याद रखो आप, तो कंपोजिशन मेडिसिन में आपको किसी भी नाम से मिला हो। वैसे भी आप ज़्यादा चॉइस कीजिएगा कि सिप्ला वगैरह कंपनी बनाती हो, क्योंकि उसकी दवाइयाँ काफ़ी अच्छी इफेक्ट करती है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ऐसे यूटीआई याद रखना, यूटीआई में डोजेज इसका। नेक्स्ट आता है हमारा लंग इन्फेक्शन। फेफड़ों में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हुआ है तो कंडीशन सेम रहेगी। नॉर्मल इन्फेक्शन में बिल्कुल आप 250 mg से स्टार्ट कीजिए, और सीवियर लंग इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फेफड़ों में संक्रमण हो गया हो, अत्यधिक ज़्यादा बढ़ रही हो दिक्कत है, तो 500 mg टेबलेट का दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहती है, ठीक है। ये नॉर्मली टेबलेट फॉर्म की बात करो। आईवी का मैंने बता दिया किस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगी। इसके बाद अगर ज़्यादा ईएनटी, जैसे कि मैंने बोला था कि भैया अगर आँख कान नाक का इन्फेक्शन हो, ये ईएनटी में हो, ईएनटी डिसीज में, नाक और कान के रोग में
इन्फेक्शन होने पे अगर नॉर्मल इन्फेक्शन रहे तब भी आपको 500 mg टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सीवियर मतलब डोज जो है हाई रखना पड़ता है, उससे जल्दी रिकवरी मिलती है। और अगर बहुत ज़्यादा संक्रमण देखने को मिलेगा तो 750 mg की टेबलेट का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन में 2 बार दिया जाता है इसको, ठीक है। याद रखिएगा 750 mg ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे, और 500 mg की टेबलेट जो होती है नॉर्मल ENT का कोई इन्फेक्शन होने पे दिया जा सकता है। अगर बोन और जॉइंट यानी कि हड्डियों और जॉइंट में कोई संक्रमण हो तब भी डोजेस को हाई रखना पड़ेगा, बिल्कुल। उस कंडीशन में यदि नॉर्मल है तो 500 mg, और अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन लग रहा है तो 750 mg टेबलेट का दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनके डाइजेशन के लिए याद रखिएगा पेंटाप्राजोल जरूर दीजिएगा, टैबलेट फॉर्म में, IV फॉर्म में जो आप यूज़ करते हो। इसके अलावा पेंटाप्राजोल DSR भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इफेक्टिव रहती है इसके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 500 mg प्लस 750 mg बोन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइज अगर एक चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई वीडियो अगर लगता है कि हमको ये टॉपिक समझना, तो प्लीज़ यार आप मुझे कमेंट किया कीजिए। आप मुझे कमेंट करोगे, मैं पढ़ता सबका हूँ कमेंट, रिप्लाई दे नहीं पाऊँ वो एक अलग चीज़ है। बाकी आप अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर आएगी। तो आप मुझे आपके टॉपिक्स को कमेंट करके बताइएगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोज़ चाहिए होगी। स्पेसिफिक प्रिकॉशन, आपको क्या सावधानी रखना है, या फिर आप इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के भी कह सकते हो। डू नॉट यूज इन हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी मरीज को यदि हाइपर सेंसिटिविटी है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से, यदि कोई एलर्जी वगैरह होती है, मरीज बोलता है कोई एलर्जी पहले हुई है या होती है या कोई दिक्कत है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें। दूसरी चीज, डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन। बच्चों में बिल्कुल भी ये दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बच्चों में नहीं देते इस दवाई को, थोड़ी इफेक्टिव रहती है इसलिए बच्चों में इस्तेमाल नहीं की जाती है ये टेबलेट, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट यूज इन एपिलेप्सी पेशेंट, यानी किसी मरीज को एपिलेप्सी मिर्गी अगर आती है उसको भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उस मरीज को भी ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए, ये भी माइंड में रखना। कि पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड। दूसरी चीज है कि भैया मरीज को हमेशा ये दवाई देने के बाद ये ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड इंटेक करवाना है, IV दे दो या फिर जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। केयरफुली यूज इन प्रेगनेंसी। देखो अब बोलोगे सर प्रेगनेंसी में क्या सुरक्षित है, तो लिखा भैया केयरफुली यूज, यानी कि वैसे तो ये इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट मे बी कुछ कंडीशन में डॉक्टर इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, कुछ कंडीशन में अपने अकॉर्डिंग, बट इट इज़ वेरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में। आगे बढ़ता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थोड़े से। साइड इफेक्ट आपको मरीज में क्या देखने को मिलेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से। पहली चीज आपको डायरिया मरीज को हो सकता है भैया, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, अगर साइड इफेक्ट करेगी तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। जिनका सिम्टोमेटिक डायरिया हुआ तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर दो उसको, ठीक है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, मरीज को जी घबराना, जी मचलाना, मतली आना, उल्टी होना, हेडेक, सर दर्द जैसी दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेगी, बट ये 100 में से 0.5% लोगों को देखा गया, बहुत ही कम साइड इफेक्ट है इसके, बट मे बी कि हाँ इतने साइड इफेक्ट में से कोई सा एक कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, उस कंडीशन से प्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग गाइज, वो होती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ बहुत ही एडवांस क्लास के एंटीबायोटिक है, जो बीमारी साली दूसरे एंटीबायोटिक ठीक ना करे एजिथ्रोमाइसिन जरूर कर देगी उसको। क्यों? क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है, लिटरली हमने इस्तेमाल देखा है हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, मरीज को तुरंत रिकवरी इससे मिलती है, और लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन है ना, अच्छे लंबे समय तक इन्फेक्शन नहीं होता फिर मरीज को एक बार ये इस्तेमाल करने के बाद। यह माइक्रोसाइडल क्लास की एंटीबायोटिक होती है, याद रखना, माइक्रोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को निपटा देने वाली माइक्रोसाइडल बैक्टीरिया होती है। यह एडवांस एंटीबायोटिक है, बिल्कुल एडवांस है गाइस, बिल्कुल 100% एडवांस क्लास की एंटीबायोटिक है ये, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव देती है मरीज में। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन है जो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो यूजेस होता है गाइस वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन संबंधित संक्रमण, यानी कि आपको किसी प्रकार का श्वसन, फेफड़ों में कोई संक्रमण हो, सांस लेने में समस्या हो, इस प्रकार के संक्रमण में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये होती है
याद रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दो प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं। पहला होता है फेरेंजाइटिस और दूसरा होता है टॉन्सिलाइटिस। यदि मरीज को टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, बहुत ज़्यादा ही टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, फेरेंजाइटिस, अगर जाइटिस आइटिस जहाँ लगता है ना, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन की कंडीशन कहते हैं, फेरिंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हो गया, तब इनमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये दिखाती है टेबलेट, ठीक है। डिप्थीरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप इसको अमृत बूटी भी कह सकते हो, कि क्योंकि अमर बूटी भी आप इसको कह सकते हो। डिप्थीरिया के इन्फेक्शन में रामबाण इलाज है इजिथ्रोमाइसिन, और 100% लोगों में इफेक्ट करती है डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में, मेनली डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये करती है, याद रखिएगा। टिटनस, बिल्कुल किसी मरीज को टिटनस वगैरह अगर हुआ है, टिटनस वगैरह की कंडीशन बन रही है, तब भी इसका टिटनस में लॉक जो वगैरह होता है, मुंह बंद हो गया, इस तरह की कोई कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा एसटीडी डिसीज, यदि किसी मरीज को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुई है, बट एड्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है एसटीडी डिसीज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एड्स HIV जो होता है वो ही सेक्सुअल ट्रांसमिट, उसके अलावा भी होता है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाले होते। तो सिफिलिस, गोनेरिया वगैरह में ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एडवांस क्लास की है और बहुत ही हाईली इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस में और आता है टाइफॉइडल फीवर। अगर देखो टाइफॉइड में वैसे तो आप नॉर्मली दूसरी दवाइयाँ देते हो, परंतु मरीज का कोई कोई मरीज ऐसा रहता है कि उसको टाइफॉइड ठीक हो ही नहीं रहा है, बेचारे को फीवर ही कम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उसको रिलीफ लग ही नहीं रहा। उस कंडीशन में टाइफॉइडल फीवर में आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करो। बिल्कुल बच्चों में भी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों में दी जाएगी। ये सिंपली आपको आती है शीशी के रूप में आती है, वो सिरप के रूप में इसको देते हैं, और दिन में मरीज को केवल एजिथ्रोमाइसिन जो है ना, बच्चों में केवल एक ही टाइम यूज़ की जाती है, ओडी, कभी भी बीडी इस टेबलेट को नहीं दी जाता बच्चों के अंदर, जो सिरप फॉर्म में आता है, आप सर्च करके देख सकते हो इस चीज़ को भी, ठीक है। बच्चों में भी बिल्कुल इफेक्टिव है। गोनेरिया अगर हो गया हो, तो गोनेरिया जैसे बोला एसटीडी डिसीज के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके अलावा निमोनिया वगैरह हो गया, मरीज को निमोनिया में इस्तेमाल हो सकता है। इंटेस्टाइन का किसी प्रकार का संक्रमण है, उसमें इस्तेमाल, क्योंकि गाइज ये ना, ये बहुत ही एडवांस क्लास की एंटीबायोटिक है, जब दूसरी दवाइयाँ काम करे ना करे, पर ये जरूर काम उस पर करती है, याद रखिएगा, इफेक्टिव है। बच्चों में भी बिल्कुल इस्तेमाल की जाती है सिरप के फॉर्म में। आगे बढ़ता हूँ मैं, एजिथ्रोमाइसिन के डोजेस के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा गाइज, इसको वैसे तो स्टार्ट करना चाहिए हमेशा लोअर डोज से स्टार्ट करना, किसी भी मरीज को करना हो तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हद से ज़्यादा ही कंडीशन खराब है, तब डोज इसका हाई देना। बाकी 250 mg की टेबलेट दिन में 2 बार। आप बोलोगे सर एजिथ्रोमाइसिन दिन में एक ही बार देते हैं, परंतु ये वाली जो टेबलेट मैंने यहाँ पे ली है, इसका डोजेस लो रहता है, ये दिन में 3 दिन के लिए होती है गाइस। देखिएगा जैसे इसमें टेबलेट, ये पूरा पत्ता ही आता है गाइस इसका, है ना, यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट चेंज हो गया है थोड़ा सा, हाँ ये वाला। तो ये जो 3 दिन के लिए दी जाने वाली दवाई है, 1 2 3 दिन में 2 बार देते हैं, तो इसका 6 का पत्ता पूरा एक घट्टा आता है, ठीक है। तो 250 mg की टेबलेट होती है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डोजेस याद रखना है 250 mg। यदि हम इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं 500 mg ओडी, तो हम इसको एक बार देंगे दिन में, और इसमें आती ही 3 टेबलेट है, इस तरह की 3 टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन के। 3 दिन का ये डोजेस रहता है, 3 दिन से ज़्यादा किसी भी मरीज को इस दवाई को नहीं दिया जाता, इतना ध्यान में रखना। बच्चों में भी जो डोज देते हैं ना, वो शीशी में भी इतनी क्वांटिटी आती है केवल कि मरीज 3 दिन तक ले सके, तो 3 दिन तक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, 3 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा 3 दिन में एक बार 500 mg इस्तेमाल करना है, या 3 दिन तक मरीज को देना होती है, ठीक है। मरीज को 3 डेज इसको देना होगी। स्पेशल प्रिकॉशन मतलब क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या चीज़ का ध्यान रखना, डायरिया ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। गाइस इससे क्या कभी कभी क्या होता है, डायरिया हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन है, तो इसका इस्तेमाल मत करना। लो पोटेशियम, यदि किसी मरीज में पोटेशियम का लेवल कम है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लो मैग्नीशियम में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्केलेटल मसल डिसऑर्डर, यदि किसी प्रकार को स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी अदर बीमारियों में आपका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। साइड इफेक्ट बिल्कुल एब्डोमिनल पेन अभी कभी कभी मरीज को देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस यानी कि मरीज को कभी कभी चक्कर जैसी समस्या परेशानियां देखने को मिल सकती है इस कंडीशन में।
नेक्स्ट एंटीबायोटिक हम लेते हैं लिंकोमाइसिन। अब ये जो है नई एंटीबायोटिक है, अच्छी इफेक्टिव है। लिंकोमाइसिन लिंकोमाइसिन जो होती है लिंकोजामाइड क्लास की एक ड्रग होती है, याद रखना क्लास भी मैं एंटीबायोटिक यहाँ पे बता रहा हूँ। लिंकोजामाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। यदि किसी मरीज को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हो तब इसका इस्तेमाल किया। अब देखो कोई मरीज को ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसमें पेनिसिलिन को हमको देना है। पेनिसिलिन यानी कि बहुत सारे क्लिंडामाइसिन आती है और भी पेनिसिलिन के कई अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। पेनिसिलिन जब असर ना करे, पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक जब असर ना करे, तब लिंकोजामाइड क्लास की यानी कि लिंकोजामाइन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस तरह से होती है। मैं आगे डोजेस सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ इसकी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आईवी फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी और टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। यूजेस की बात करें तो भैया बिल्कुल ईयर इन्फेक्शन में आप यूज करो, कान के इन्फेक्शन में बहुत ही इफेक्टिव है। बोन और जॉइंट हड्डियों का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जब पेनिसिलिन काम नहीं कर रही हो तब इसको दे सकते हो। निमोनिया की कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। स्किन इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन इन्फेक्शन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट का इन्फेक्शन जो कि एंडोकार्डियाइटिस, यदि किसी मरीज को एंडोकार्डियाइटिस हो गया। एंडोकार्डियाइटिस क्या होता है? एंडोकार्डियम होता है, वहां पे यदि कोई संक्रमण हो एंडोकार्डियाइटिस, तो लिंकोजामाइड क्लास की लिंकोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी इफेक्ट करती है टेबलेट भी। नॉर्मल कंडीशन में इसको 3 से mg इस्तेमाल किया जाता है दिन में 2 बार। और अगर सीवियर इन्फेक्शन लग रहा है, स्टैंडर्ड डोजेस की बात है यहाँ पे, बाकी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंडेंट रहता है कितनी डोजेस उसको देना होगी। 600 mg की टेबलेट या इंजेक्शन जो है बीडी इस्तेमाल किया जाता है। आईवी फॉर्म में आता है, यहाँ पे देख सकते हो 600 mg का इंजेक्शन है, ठीक है। पर 2 ml 2 ml के अंदर 600 mg है। अगर 1 ml देंगे हम तो मरीज को कितना 300 mg के आसपास जाएगा। 300 mg भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट भी इससे कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, एसिडिटी हो गया, डिजीनेस हो गया। इस तरह की दिक्कतें आपको लिंकोजामाइड क्लास के एंटीबायोटिक में देखने को मिल सकती है। गाइज इतना अगर आपको समझ में आया हो तो देखो, अब मैंने 5 एंटीबायोटिक डाला था। बिल्कुल अगर डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाओ, सिंपली इंडियन मेडिकल, आप प्ले स्टोर पे सर्च करना इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी नीचे जाके देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये जो पूरी डिटेल है वहाँ पे मिल सकती है आपको पूरी डिटेल से। बुक जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो बुक आपको मिलेगी, पर केवल PDF के फॉर्म में मिलेगी। और जितने भी बुक हो, 3 बुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, डायरेक्टली आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।